नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। कल थोड़ी सा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन आज काफी अच्छा महसूस हो रहा है एक दिन का रेस्ट के हिसाब से। क्या है कि कभी भागदौड़ बहुत ज्यादा हो जाती है साथियों, लगातार लगे रहते हैं तो कभी कभी मशीन है ये भी एक तरह की, तो इसमें भी कभी कभी खराबी आ जाती है। तो साथियों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रमुख खिलाड़ी, राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी। और आज यदि आप देखोगे तो ये क्लास प्रीमियर पर न चल के आपको अपलोड के रूप में मिली है। अब जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तब नहीं, लेकिन मैं अपलोड के रूप में ही दूंगा। कारण यह है, मैं सबसे पहले बता दूं कि लगभग 5 से 7 मिनट में स्टूडेंट्स के साथ में कुछ चर्चा करने वाला हूं। तो वो बातें कह सकते हो आप, हो सकता है तो जो मतलब सीधा कंटेंट ही पढ़ना चाहते हैं वो 5-7 मिनट वीडियो को स्किप कर देना, क्योंकि ये चीज बतानी जरूरी भी है। और विद्यार्थी लगातार जुड़े हुए हैं, पढ़ने से संबंधित है, कैसे पढ़ना उससे संबंधित है, वो चीज है, क्लास से संबंधित है, इसलिए बतानी जरूरी। तो जिनको लगे कि हाँ बात होगी, तो मैं पहले बता रहा हूँ 5-7 मिनट में डिस्कस करूंगा इसके अंदर, तो आप स्किप कर सकते हैं। इसीलिए मैंने प्रीमियर पे नहीं चलाई है, ताकि आप लोगों को जिनको नहीं सुनना हो तो मतलब उनका समय व्यर्थ ना हो। साथियों, बात ऐसी है कि देखो, हर चीज की अपनी अलग महत्ता है, ठीक है ना। क्लास यदि आप एक नंबर से उठा के, चाहे सेकंड ग्रेड की देख लो, चाहे कोई देख लो, मैं कोशिश करता हूं क्लास में कोई कमी न रहे, ठीक है। यदि बुक दूंगा तो मैं कोशिश करूंगा बुक में कोई कमी नहीं रहे। लेकिन सारी चीजें जो है ना अपने अपने लेवल पर होती है, उनका सबका अपना अपना स्तर होता है। अब जैसे 2-3 विद्यार्थियों के मैसेज आए थे कि सर कई चीज ऐसी होती है जो क्लास में आप बताते हो लेकिन वो बुक में नहीं मिलती है। कई चीज ऐसी होती है जो बुक में आपके बहुत अच्छी दे रखी है लेकिन वो टेस्ट सीरीज में नहीं मिलती है, या टेस्ट सीरीज में कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बुक में भी नहीं, क्लास में भी नहीं है। तो साथियों, सभी का अपना अपना एक मतलब अहमियत है, एक अहमियत है अपनी अपनी। और रही बात क्लास और बुक की, तो आप ये कतई दिमाग में नहीं रखें कि जो क्लास में मिल रहा है वो हुबहू बुक में मिलेगा, या बुक में है वो हुबहू। क्लास में जब भी दूंगा मेरे सामने कुछ नए तथ्य आएंगे, क्योंकि देखो लगातार कोई चीजें हम भी पढ़ते हैं, हमारे सामने भी नई चीजें आती है, तो हम कोशिश करते हैं कि वो भी विद्यार्थियों को बता दी जाए। तो हो सकता है कि कभी क्लास में आपको बहुत अच्छा शानदार और मैटर मिल जाए, तो वन लाइनर जैसे आपने किसी ने ली है तो उसमें जगह भी इसीलिए मैं देता हूं ताकि विद्यार्थी उसमें जो एक्स्ट्रा कोई चीज मिली है तो उसे उसमें नोट कर ले। दूसरी बात कि यदि एक विद्यार्थी कहता है कि सर हम कोई बिल्कुल फ्रेशर्स है, तो उसके लिए वन लाइनर इतनी उपयोगी होगी या नहीं होगी। तो देखो, बिल्कुल फ्रेशर्स है जिसको पता ही नहीं कि राजस्थान में 33 जिले है, तो उसके लिए तो वन लाइनर ज्यादा उपयोगी होगी नहीं, क्योंकि उसके अंदर सीधे फैक्ट है, वो फैक्ट बेस्ड बुक है जिसमें सारे फैक्ट को एक साथ संकलित किया गया है। कंसेप्ट मैं क्लास में क्लियर करवाता हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि क्लास है ना, मैं वो कंसेप्ट क्लियर होते हैं आपके सारी चीजें। अब जैसे आज खेल खिलाड़ी पढ़ने जा रहे हैं, मैं क्लास के अंदर आपको सारे अवार्ड जो दिए जाते हैं उनकी डिटेल भी बताऊंगा, लेकिन मैंने बुक में नहीं दिया है, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर खिलाड़ी है, खेल नहीं है, तो खिलाड़ियों के बारे में दिया गया है। तो कुल मिला के ये है कि यदि आप ये चाहेंगे कि सर जैसा आपने वन लाइनर के अंदर लिखा है वैसे ही आप दे दो, एक्स्ट्रा नहीं बतानी, मुझे कोई समस्या नहीं, मैं बता वैसे की वैसे दे दूंगा कि हाँ सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, तो मैं वैसे कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि कंसेप्ट विद्यार्थियों के क्लियर हो साथ में, ठीक है। अब जैसे गाइड भी दी है और वन लाइनर भी दी है, तो मैं कभी ये नहीं कहता हूं विद्यार्थियों को कि आपको मेरी हर पुस्तक लेनी है या हर पुस्तक आपके लिए उपयोगी है या अनिवार्य है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे विकल्प है साथियों। मैं लिखता हूं मेरी आत्मसंतुष्टि के लिए, मुझे अच्छा लगता है इसलिए लिखता हूं, और विद्यार्थियों को पसंद आती है इसलिए विद्यार्थी लेते हैं। लेकिन मैं फिर भी हमेशा कहता हूं, अभी भी कहूंगा कि मेरे सिर्फ कहने से आपको नहीं लेनी है कि मैंने लिखी आपको लेनी है, ऐसा नहीं है कि आप यहां से पढ़ रहे हैं तो आपको लेनी अनिवार्य है, कोई जरूरी नहीं है। आप उससे संतुष्ट होते हैं, आपकी जरूरत के अंदर वो फिट होती है, आपकी आशाओं के अंदर वो फिट होती है पुस्तक, तब आपको लेनी है, उसमें भी देख के लेनी है। रही बात की 2-4 कहीं गलतियां भी देखने को मिल जाएगी, तो आज दिन तक कोई ऐसी पुस्तक आई नहीं जिसके अंदर कोई त्रुटि या दोष नहीं रहा हो, लेकिन अपन कोशिश करते हैं एग्जाम से पहले पहले उन सभी को, मैं ना कोई भी पुस्तक लिखने के बाद उसे अलग अलग लोगों से पढ़वाता भी हूं वापस, कि भाई मैंने तो 3 बार प्रूफ रीडिंग की, लेकिन इतना सारा मैटर है, कोई कुछ छूट गया हो तो फिर अलग अलग लोगों से और पढ़वाता हूं जो बिल्कुल विषय की समझ रखते हैं। उसके बाद में वो और जो भी गलतियां निकलती है तो उसे टेलीग्राम के जरिए मैं विद्यार्थियों को बता देता हूं कि भैया ये चीज थी, तो उसमें तो आपको निश्चिंत रहना है। और फिर भी देखो दोस्त, तो ऐसा है कि लोगों ने भगवत गीता और पुराण जैसे पवित्र ग्रंथों में भी दोष निकाल दिए, तो ये तो मेरे लिखी हुई पुस्तकों में तो कोई उनके सामने तो कुछ है ही नहीं। मेरे कहने का आज का तात्पर्य ये है कि क्लास आपको मैं कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए देता हूं। अब कई लोग कहते हैं सर क्लास में आपने बहुत अच्छी डिटेल दी और किसी टॉपिक के अंदर वहां डिटेल कम है,
और किसी के अंदर वहां बहुत अच्छी डिटेल है, क्लास में डिटेल कम है। तो देखो हर चीज की अपनी अहमियत है और हर टॉपिक की भी अपनी अहमियत है। यदि वन लाइनर में भी देखोगे तो हर टॉपिक को लिखने का मैंने अलग अलग तरीका यूज किया है। यदि फ्लैगशिप योजनाओं को देखोगे तो मैंने उसमें डिटेल के साथ में दी है। यदि आप आरटी को देखोगे तो मैंने डिटेल प्लस नोट्स अलग तरीके से कॉम्बिनेशन करके दिया है। यदि आप जल संरक्षण देखोगे तो उसमें भी अलग तरीके से दिया, राजवंश देखोगे तो उसमें, तो हर टॉपिक के लिए मैंने एक कंसेप्ट यूज किया, एक तरीका यूज किया है, उसकी तरीके से लिखा है। अब ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि वो आप लोगों के लिए उपयोगी है तो आपको उसके साथ जाना है। मैं कभी ये थोड़ी कहा है आपको कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको सबको साइड में रख के और ये मैंने दी है यही पढ़ो, ऐसा नहीं है साथी, ऐसा हो भी नहीं सकता। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिस पुस्तक पे आपको बहुत विश्वास है ना उसे जरूर पढ़ें और विश्वास के साथ में पढ़ें। चाहे कैसी पुस्तक हो तो वो कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाएगी, कुछ ना कुछ दे के जाएगी। मैं एक शिक्षक होने के नाते किसी भी पुस्तक की बुराई नहीं कर सकता हूं और किसी पुस्तक में कोई बुराई होती भी नहीं। कोई लेखक जो है कोई किताब लिखता है तो वो उसके अंदर अपनी तरफ से 100% देगा। आप खुद लिख कर देख लेना, आप खुद के नोट्स बना के देख लेना, आप अपनी तरफ से 100% दोगे, लेकिन हो सकता है कि अगले व्यक्ति को उसमें कुछ कमी नजर आए। क्यों? क्योंकि वो अपने नजरिए से देखेगा। तो हर व्यक्ति का नजरिया, हर व्यक्ति की इच्छाएं फुलफिल नहीं हो सकती साथियों। मेरे कहने का आशय ये था, देखो मेरे को स्वतंत्र रूप से पढ़ाने दो। यदि आप कहोगे सर ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाओ, मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन वो नुकसान आपका ही है। मैं स्वतंत्र रूप से पढ़ाऊंगा तो दिखती बात है कि 4 बातें आपको क्लास में एक्स्ट्रा मिलेगी, उसे आप उसी वन लाइनर के अंदर यदि लिए तो नोट कर लो, नहीं लिए आपके नोट्स बने हुए उसमें नोट्स कर लो, या कोई भी गाइड पढ़ रहे हो उसके अंदर नोट्स कर लो। ठीक है, कुल मिला के अपना अंतिम लक्ष्य है ना साथियों, सिलेक्शन है। और एक विद्यार्थी का टारगेट सिर्फ सिलेक्शन होता है, किसके अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये जो इस चीज में पड़ जाता है वो फिर सिलेक्शन से दूर हो जाता है। आपका फोकस होना चाहिए सिलेक्शन पे। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोगों को सहयोग किया जाए सारी चीजें। ठीक है, अब एक बात ये भी रही कि सर आपकी पुस्तकें महंगी आती है। देखो पिछली बार जो अपनी रीड रिवीजन बूस्टर आई थी उसमें पेज की क्वालिटी डाउन थी, मैं खुद कह रहा हूं ना डाउन थी। तो मैंने प्रकाशक महोदय से बात करके मैं कि अपने चाहे थोड़े से मतलब अपने अन्य पुस्तकों से भले ज्यादा होगा, अपने अधिक बेचनी भी नहीं है वैसे भी, लेकिन अपन क्वालिटी मेंटेन करें। अपन कम से कम पुस्तकों में पेज क्वालिटी अच्छी लें, अपन पुस्तकों में प्रिंट क्वालिटी अच्छी लें। तो ये क्वालिटी मेंटेन करें। क्यों? अपन अच्छा कंटेंट दे रहे हैं तो उस क्वालिटी को मेंटेन करके चलें। कोई जरूरी नहीं है कि अपनी पुस्तकें कोई 30-40 हजार बिके, जरूरी नहीं है। 8-10 हजार लोग भी पढ़ेंगे तो कम से कम उनको संतुष्टि होगी, जो अपने पे विश्वास करके पढ़ रहे हैं उनको संतुष्टि होगी। और ऐसा तो है नहीं कि अपनी अनिवार्य ही है, तो कोई ये भी नहीं कह सकता कि आपने लूट मचा रखी है, क्योंकि ये तो कोई जरूरी है ही नहीं, अनिवार्य तो है ही नहीं। अनिवार्य क्लासें भी नहीं है, लेकिन मैं क्लास पूरी देखो आपको शिद्दत के साथ दे रहा हूं। तो जो पुस्तक लेने में समर्थ नहीं भी है साथियों को, वो अनिवार्य चीज नहीं है। आप यदि यहाँ से नोट्स बना के पढ़ते हो तो ये भी बेटर है, इतना भी याद कर लोगे तो काफी हेल्पफुल होगा। तो कुल मिला के देखो सारी सबकी अलग अलग सोच होती है। और मैंने कल टेलीग्राम पे एक मैसेज डाला भी था कि वन लाइनर किसके लिए उपयोगी है किसके लिए नहीं है, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ, है ना। क्योंकि अभी बहुत ज्यादा डिमांड है उसकी, तो मैं चीजें क्लियर करके आगे बढ़ता हूँ कि भैया किसके लिए जरूरी है। सिर्फ होड़ा होड़ी कि मेरे दोस्त ने लाई मैं भी लाऊं, नहीं। आपके लायक है या नहीं है, आपकी पढ़ने की शैली क्या है, उसके अनुसार ये सही बैठती है या नहीं, तब आपको लेनी है। भाई आपकी पढ़ने की शैली तो डेस्क्रिप्टिव है पूरा ही, आपको तो सिंगल लाइन समझ में ही नहीं आती, आपको फैक्चुअल चाहिए ही नहीं, फिर आप उसको लेकर क्या करोगे, आपके लिए तो वो कचरा है। फिर इसीलिए आपकी शैली क्या है साथी, उस शैली के अनुसार आपको पुस्तक चयन करना होता है। अब मेरी लेखन शैली ये है और मैं पढ़ना भी ऐसे पसंद करता हूं, तो मेरे लिए ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। आप लोगों के लिए शायद नहीं हो। तो ये चीजें हैं जो मैं तो देखो एक आप लोगों से मतलब एक फैमिली मेंबर की तरह डिस्कस करता हूं। मेरे कोई वो लाग लपेट नहीं है कि भाई अपने यही है कि मेरी बेस्ट बुक है, नहीं। बेस्ट होने में तो बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं साथियों, अभी अपन तो प्रयासरत हैं। चलिए अब जो है आपकी क्लास शुरू होगी, मेरे हिसाब से आप समझ गए हैं। तो मेरे कहने का मतलब 1 मिनट के ब्रीफ में ये बता दूं कि क्लासेस है ना आप लोगों को बेहद स्तरीय देने की कोशिश करते हैं। और क्लास देने से पहले मैं वापस एक बार शोध करता हूं पूरी चीजें, कि क्या पता मेरे लेखन के समय कोई उसमें त्रुटि रह गई हो तो क्लास में सुधरवा दिया जाए। ये चीज की जाती है, तो आप इसको एक्सेप्ट करें। बेहतरीन चीज मिल रही है आपको, यही चीज फीस देकर दी जाती तब आप शायद इसकी कदर करते, लेकिन अपन ये क्या है कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो चीज मिलती है उसकी कदर इतनी होती है। तो इनमें जैसे कोई चीज एक्स्ट्रा मिलती है, आप जैसे अब ये अवार्ड वगैरह मैंने वन लाइनर में नहीं डाले हैं, ठीक है, डिटेल, क्योंकि खिलाड़ी है आपके, तो मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी तरीके से लिखी है।
अब ये एक्स्ट्रा लिखती है, एक पेज पर लिख दो उसको, उसी वहां पे वन लाइनर के अंदर इस पेज को चिपका दो, ये हो गई आपके। मतलब एक बेहतरीन कलेक्शन बनाना आपके हाथ में है। कोई चीज आपको परिपूर्ण रूप से नहीं मिलेगी, लेकिन उसको बनाना आपके हाथ में, आप कैसे बनाते हो वो चीज आपके लिए। मैं आपको तरीके बता सकता हूं, लेकिन पढ़ना और करना आपके हाथ में। तो बता देना आप वापस कमेंट करके कि जैसे क्लासेस चल रही है और बेहतर देने की कोशिश करें या इनको शॉर्ट करें। मेरे लिए तो आसानी हो जाएगी शॉर्ट करनी है तो भी, और पुस्तक इसलिए शॉर्ट सारगर भी दी जाती है ताकि उसका रिवीजन हो सके, ठीक है ना। और यहाँ पे तो समझाई हुई चीजें वापस याद भी हो जाती है। मैं ही उस पुस्तक को 472 पेज की जगह 800 पेज की भी लिख सकता था, लेकिन फिर वही बात है कि कंटेंट तो 100% आ जाएगा, लेकिन रिवीजन विद्यार्थी कब करेगा, तो उस चीज को ध्यान में रखकर लिखी जाती है। चलिए साथियों, आज वैसे ही 5 मिनट का कह के 10 मिनट बातें होगी। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी। अब इसमें से प्रश्न कैसे बनते हैं ये सुनो। अब अपन बात करेंगे शुद्ध रूप से क्लास की। तो जिन लोगों को उन बातों से जैसे अपने 10 मिनट की है कोई परेशानी हुई हो तो क्षमा चाहता हूं, आप उसको स्किप कर देना, ठीक है। बात करें साथियों अपन खेल और खिलाड़ी की, इसमें प्रश्न कैसे बनेंगे। सबसे पेचीदा टॉपिक मुझे लगता है ये कि विद्यार्थी इसे याद कैसे करेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को सारे अवार्ड बता दूंगा कि इस अवार्ड ये खिलाड़ी ने जीता है, ठीक है। अब खिलाड़ी है बहुत, 200 250 300 खिलाड़ी है। अपने को कहा हो कि अपने 7 पीढ़ियों के नाम बताने हैं तो भी अपन हिचकिचाएंगे, कईयों को याद नहीं होंगे, और यहाँ पे ये सारे खिलाड़ी है। तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, मतलब उसमें से मुख्य मुख्य चीजें क्या याद करनी है, क्योंकि इसमें ज्यादा समय आप दे भी नहीं सकते और ये इतना याद रहता भी नहीं है। तो मुख्य मुख्य खिलाड़ियों की डिटेल और क्या याद करना है। अब जैसे महाराणा प्रताप पुरस्कार है, तो लगभग राजस्थान के जितने खिलाड़ी आप पढ़ोगे तो महाराणा प्रताप पुरस्कार मिला ही है, क्योंकि बेस्ट जो यहाँ का खिलाड़ी को दिया जाता है वो पुरस्कार है, ठीक है। गुरु वशिष्ठ पुरस्कार है तो प्रशिक्षकों को, कोच को दिया जाता है, ये मिला है। मैं डिफरेंस बता दूंगा। और प्रश्न जो बनता है साथियों खेल और खिलाड़ी से संबंधित, वो ये बनता है, अधिकांश आप देख लेना पिछले पेपर के विश्लेषण के आधार पर बता रहा हूं कि खिलाड़ी का नाम देकर पूछ लिया जाता है। 80% प्रश्न बनने का चांस रहता है, खिलाड़ी का नाम देकर पूछ लिया जाता है कि ये कौन से खेल से संबंधित है। जैसे अभी हाल ही में जगसीर सिंह वाले प्रश्न बना था, ठीक है। अच्छा वो किसी का वो स्कोर पूछ लिया, चलो वो तो बहुत बढ़िया स्तरीय प्रश्न था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादातर पूछा जाता है ये। तो आपको कौन सा खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है ये ध्यान रखना है। फिर उसकी उपलब्धि, फिर लेटेस्ट जैसे ओलंपिक के खेल हुए हैं या राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं, एशियाई खेल हुए हैं, उनमें उन्होंने कोई जीता है पदक वगैरह, वो ध्यान रखना है। ये चीजें यदि आप सारे याद करने जाओगे कि मुझे तो भाई गुरु वशिष्ठ पुरस्कार वाले भी याद होने चाहिए, महाराणा प्रताप वाले भी याद होने चाहिए, द्रोणाचार्य वाले भी याद होना चाहिए, थोड़ी मुश्किल पड़ेगी, समय लगेगा। इस चक्कर में दूसरे कंटेंट में अपन पीछे रह जाएंगे। सिलेबस छोटा है नहीं, बहुत बड़ा सिलेबस है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अपन को पढ़ना है। तो यहाँ पे ज्यादा आपको उलझने की जरूरत नहीं है, इन पे क्या है सरसरी निगाह मारते रहे, ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए शुरू करते हैं साथियों। देखो कुछ अवार्ड है जिसमें अपन कंफ्यूज होते हैं और थोड़ी सी जानकारी अपन को रखनी जरूरी है, क्योंकि ये आपके तो सिलेबस में खिलाड़ी है तो सीधे पूछ लिए जाते हैं कि खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार मिला है ये। तो अब है क्या उसको समझते हैं थोड़ा सा। तो गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, अब गुरु वशिष्ठ पुरस्कार है ना साथियों, ये राजस्थान से संबंधित है। ये क्या है, राजस्थान से संबंधित। मेरे एक बार आरएस के अंदर ये सवाल गलत हुआ था, क्यों मैं गुरु वशिष्ठ के चक्कर में द्रोणाचार्य पुरस्कार करके आ गया, ठीक है। पूछा राज्य के संदर्भ में था, द्रोणाचार्य पुरस्कार राष्ट्र के संदर्भ में दिया जाता है, भारत सरकार मतलब भारत के संदर्भ में दिया जाता है, और वही शिक्षक को दिया जाता है अपने राजस्थान में गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि खेल और प्रशिक्षक यानी कि कोच, ठीक है, जो गुरुजी है, गुरुजी ने दिया जाएगा गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, ठीक है। तो ये भी आखिर में खिलाड़ी रहे होंगे, ठीक है, खिलाड़ी रहे। ये 1987 में शुरू हुआ, यूं समझ लीजिए सत्र देखेंगे तो 1986-87 के अंदर, ठीक है। तो 1986-87 के अंदर, यहां मैं लिख देता हूं 1986-87 के अंदर ये शुरू हुआ है। राशि जो है अब बढ़ाकर 5 लाख कर दी है साथियों, पहले 1 लाख थी, ठीक है। तो अब बढ़ाकर 5 लाख की है, इसकी भी, और महाराणा प्रताप पुरस्कार के भी 5 लाख की है। तो दोनों चीजें ध्यान में रखनी है, क्योंकि राशि बढ़ाई है। तो ये जैसे खेल खिलाड़ी से तो नहीं आए आपके प्रश्न, लेकिन मान लीजिए करंट से संबंधित प्रश्न लिंक करते हुए दे दे तो आपके ये 5 लाख वाला आपके आ सकता है। तो इसको ध्यान रखना कि अब जो है 5 लाख रुपए राशि कर दिए। प्रशस्ति पत्र वगैरह वो तो दिए ही जाते हैं, ठीक है। राज्य स्तर पर यानी कि राजस्थान के लेवल पर दिया जाता है, ठीक है। ये राजस्थान का कोच को दिए जाने वाला पुरस्कार है। ऐसा ही पुरस्कार है जो भारत के लेवल पर यानी राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है, द्रोणाचार्य। अब द्रोणाचार्य भी गुरु थे, गुरु वशिष्ठ भी गुरु थे,
द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है वो 1985 से शुरू हुआ है साथियों, और ये राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय लेवल पर। उपलब्धियां तो अंतरराष्ट्रीय भी होगी, लेकिन दिया जाता है राष्ट्रीय लेवल पर। तो सभी राज्यों के जो उत्कृष्ट कोच होते हैं उनको दिया जाता है। खेल प्रशिक्षण और प्रशिक्षक और कोच को दिया जाता है। ठीक है, अब बात करें साथियों अर्जुन पुरस्कार। अच्छे पुरस्कार के अंदर, बेस्ट पुरस्कार के अंदर आ जाता है अर्जुन पुरस्कार। जो है देखो खिलाड़ियों को दिया जाता है, ये ध्यान है 1961 से शुरू हुआ है। ये भी भारत सरकार द्वारा यानी राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसमें क्या है, पांडव अर्जुन की कांस्य प्रतिमा दी जाती है, राशि भी दी जाती है और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है, वो तो है ही, लेकिन ये ध्यान रखें कि अर्जुन की कांस्य प्रतिमा दी जाती है, कांस्य की मूर्ति दी जाती है साथ में। ठीक है, तो ये भी भारत के लेवल का है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार तो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। ये भी खेल विद्या में आजीवन उपलब्धि हेतु। ठीक है, आजीवन उपलब्धि हेतु से क्या मतलब है, ये देखो 2002 में शुरू हुआ है। आजीवन उपलब्धि हेतु से मतलब है कि खेल से संन्यास लेने के बाद भी 4 साल, ठीक है, 4 साल बाद तक खेलों को प्रोत्साहन देने पर, कि खेलों को प्रोत्साहन दिया, कहीं ना कहीं कोई सहयोग किया है, तब ऐसे उत्कृष्ट खिलाड़ियों को, ऐसे उत्कृष्ट कोच को, खिलाड़ी आते हैं मतलब, तो कोच भी कहीं ना कहीं खिलाड़ी रहा है, तो उनको दिया जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। जो खेल को आजीवन मतलब लगे रहते हैं उसकी सेवा में, उनको दिया जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, ये हो गए। इसके अलावा देखो आप और भी कुछ है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 में शुरू हुआ। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी वर्ष सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, इंटरनेशनल लेवल पर खिलाड़ी ने किसी भी वर्ष में बेस्ट परफॉर्मेंस की है, अच्छा प्रदर्शन किया है, तब यह दिया जाता है। सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार इसे कहा जाता है। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार जो है वो राज्य स्तर पर है। ठीक है, यानी कि राजस्थान में दिया जाता है। ये गुरु वशिष्ठ और महाराणा प्रताप दोनों राज्य के लेवल में बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य सरकार का पुरस्कार है, 5 लाख रुपए राशि कर दी गई, इसमें भी 1 लाख से बढ़ाकर महाराणा प्रताप की प्रतिमा दी जाती है। 1982 से शुरू हुआ है और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन हेतु दिया जाता है। दिया जाएगा राजस्थान लेवल पे, लेकिन प्रदर्शन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लेवल का देखा जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं, कुछ पुरस्कार हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब जैसे बात करें साथियों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो मेडल जीतते हैं, पदक विजेता है, उनको राशि दी जाती है, उसमें बढ़ोतरी की है। तो ये भी एक तरह से समसामयिक विषय का प्रश्न है, क्योंकि ये खेल से संबंधित हो जाता है, इसलिए अपन इसमें भी पढ़ रहे हैं। मैं कभी करंट पढ़ाऊंगा आपको तो उसमें भी पढ़ाऊंगा। तो ये जो है खेल राशि जो बढ़ोतरी की गई उसमें ध्यान रखना। यदि कोई ओलंपिक पदक अब जीतता है तो उसे 3 करोड़ रुपए स्वर्ण पदक पर, रजत पदक पर 2 करोड़ और कांस्य पदक पर 1 करोड़। ठीक है, ये बढ़ा करके गई, पहले 75 लाख ऐसी थी। फिर एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेल के अंदर कोई स्वर्ण पदक जीतता है तो उसे 1 करोड़, रजत पदक जीतता है तो 60 लाख और कांस्य पदक जीतता है तो 30 लाख। तो जब नई राशि की घोषणा हो गई है तो पुरानी राशि से प्रश्न नहीं बनता है, फिर बढ़ोतरी की हुई राशि पूछी जाती है। तो ये चीजें साथियों आपको स्टार्ट में, प्रारंभ में खेल और खिलाड़ी पढ़ रहे हैं तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या गुरुजी वही बात कि आज गुरुजी आपने वन लाइनर में कौन है, यदि मैं ये सारी चीजें डालने जाऊंगा तो फिर वही 800 पेज का ग्रंथ बन जाएगा, फिर उसे पढ़ोगे कैसे, याद कैसे रखोगे। अब मैंने ये चीजें समझाई है ना, आधी चीजें याद हो गई, आपको आवश्यकता महसूस होती है तो एक पन्ने पर लिखकर उसी के अंदर चिपका दो, ये हो गया आपके कलेक्शन। यदि आवश्यकता महसूस नहीं होती ऐसे ही पढ़ लो। ठीक है, कहीं रफ कॉपी में लिख दो, आपका अपना तरीका इजाद करो साथियों। अपना तरीका जब तक इजाद नहीं करोगे ना तब तक तो फिर कहीं कोई दोष, कहीं कोई कमी, कहीं कोई पॉजिटिव, कहीं कोई नेगेटिव नजर आएंगे। कुल मिला के पढ़ाई पे फोकस करो। ठीक है, अब बात करें, अब मैंने देखो खेल और खिलाड़ी के अंदर यहाँ पे आज की जो क्लास है अपनी वो इस तरीके से की है कि जितने जो भी अवार्ड मिला है इन्हें, ठीक है, चाहे गुरु द्रोणाचार्य मिला है, चाहे गुरु वशिष्ठ मिला है, महाराणा प्रताप मिला है, कोई भी मिला है, सारे खिलाड़ियों को एक जगह एकत्रित किया है। कैसे? ताकि आप लोगों के लिए पढ़ने में इजी हो जाए। ठीक है, हालांकि याद रहने बहुत मुश्किल है साथियों, और मुझे भी याद नहीं है। ठीक है, कि ये कोई खास याद है, ऐसा नहीं है कि मुझे सारे के सारे याद है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मैंने एक जगह एकत्रित किए। आप लोग जब जब नजर मारोगे तो आपके ध्यान में रहेंगे कि एथलेटिक्स के हैं। अब इन्होंने कौन सा अवार्ड जीता उसकी बाद की बात है, जैसे मैंने बुक के अंदर दिया भी है, और मैं कौन सा अवार्ड जीता उसकी पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा टेलीग्राम पे। वही चीज यहाँ पे बताऊं तो समय जाएगा सिर्फ। ठीक है, मैंने यहाँ पे अलग तरीके से आपको मिश्रण करके दिया है
कि ये चीज है साथियों कि ये सारे सारे एथलेटिक्स से रिलेटेड है। आगे अपन क्रिकेट से रिलेटेड और निशानेबाजी से रिलेटेड वगैरह सब, तो सीधा सीधा प्रश्न बन जाए तो अपना यहाँ से कांटा निकल जाए। ठीक है, तो ये एथलेटिक्स है। अब एथलेटिक्स में बहुत सारे गेम्स आते हैं, है ना, जो मुख्य प्रसिद्ध गेम है जैसे कि निशानेबाजी और क्रिकेट और ये सारे मुक्केबाजी, और इनको छोड़ के बाकी सारे एथलेटिक्स में ही आएंगे आपके। ठीक है, जितने भी जैसे भाला फेंक है, हैमर थ्रो है, ये सारे फिर एथलेटिक्स में आ जाते हैं। तो एथलेटिक्स में ये सारे खिलाड़ी मिलेंगे। तो गोपाल सैनी, ठीक है, कृष्णा पुनिया, ठीक। अब ये सारे खिलाड़ी जो मुख्य मुख्य है ना, जैसे अपन और जिनकी थोड़ी बहुत डिटेल देखेंगे अगली क्लास में, जैसे कृष्णा पुनिया की डिटेल देखेंगे थोड़ी सी, ठीक है, गोपाल सैनी के बारे में, श्री राम सिंह, ये सारे इसमें, दीनाराम, श्रीचंद, राजकुमार, हरफूल सिंह, रामनिवास, पोकरमल, महावीर प्रसाद सैनी, सोहनलाल चौधरी, वीरेंद्र सिंह पूनिया, हमीदा मानू, हरि सिंह, राजेंद्र प्रसाद शर्मा, हरमाना राम, परमजीत चौधरी, राजवीर सिंह, ओमवीर सिंह, जयवीर सिंह, अजय सिंह चौहान, सीताराम बासठ, अनिल कुमार रोहिल, जगदीश बिश्नोई, घमंडाराम, मंजू बाला, ठीक है, और मंजू बाला को भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है, जो चोरू से संबंधित है, सपना पूनिया, खेतराम, सुमन ढाका, सुंदर सिंह गुर्जर, ठीक है। ये जो है पैरा एथलेटिक्स, यानी पैरा एथलेटिक्स में कोई ना कोई दिव्यांग होते हैं, उनके लिए करवाए जाते हैं, वो पैरा एथलेटिक्स के अंदर, जैसे देवेंद्र झांझड़िया है, ठीक है, भाला फेंक के अंदर, तो वो भी इसमें आ जाते हैं, लेकिन अपन पैरा एथलेटिक्स में उसे ले लेंगे। ठीक है, अब ये इतने नाम है साथियों, अब इतने नाम, सवाल ही नहीं कि सभी को सारे सारे याद हो। ठीक है, ये तो चलो एक ही याद करना हो, एथलेटिक्स तो याद हो भी जाए, अभी तो अपन को ये तो शुरुआत है और बहुत सारे खिलाड़ी देखने। तो मैंने आप लोगों के लिए आज की क्लास में क्या है कि इनको कलेक्ट करके एक जगह देने का प्रयास किया है। अब याद कैसे होगा, ये टेढ़ी खीर है, ये आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना, जो मुख्य मुख्य है वो याद रखना है। ठीक है, जो मुख्य मुख्य है, या जिन्होंने हाल ही में कोई अवार्ड जीता है, हाल ही में कोई अच्छा प्रदर्शन किया है, ठीक है, जो चर्चित है, उनको ध्यान में रखना है। ठीक, तो वैसे मैं आपको नोट करवाऊंगा कि ये मुख्य मुख्य है। अपन कुछ खिलाड़ियों की विशेषताएं भी पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको वो ध्यान में भी रखनी है। जैसे राज्यवर्धन सिंह है, वो मुख्य के अंदर है, अपूर्वी चंदेला है, वो मुख्य के अंदर है, मंजू बाला है, भावना जाट है, ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो कृष्णा पुनिया वगैरह जो मुख्य हैं, जिनकी अपन थोड़ी बहुत डिटेल भी अंदर पढ़ेंगे। ठीक है ना, और वहां से लगभग अपन को लगता है कि प्रश्न आपके आ जाएंगे काम। जैसे लिम्बाराम है, ये भी मुख्य है। अब लिम्बाराम तो देखो कोच, तीरंदाजी कोच भी रह चुके हैं, 1992 के अंदर इन्होंने अवार्ड भी लाया था एशियाई गेम्स के अंदर। और ठीक है, तो तीरंदाजी से संबंधित लिम्बाराम, श्यामलाल मीणा, धूलचंद डामोर, लाल सिंह, नंद किशोर, जयंतीलाल, कमलेश कुमार शर्मा, रजत चौहान, सर्वेश पारिक, प्रेमचंद शर्मा, कन्हैया लाल आदि, ये सारे आ गए आपके तीरंदाजी से संबंधित। ठीक है, एथलेटिक्स, तीरंदाजी। अब कब कौन सा अवार्ड जीता है एक बार भूल जाओ, एक बार पहले ये चीज ध्यान में होनी चाहिए, कौन सा खिलाड़ी कौन से गेम से संबंधित है, तब अपना स्टेप बाय स्टेप अपन को आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर बात करें साथियों निशानेबाजी, इनसे प्रश्न बहुत बनते हैं निशानेबाजी से संबंधित। तो करनी सिंह, ठीक है, इसके अलावा करनी सिंह बीकानेर संबंधित है, राजश्री कुमारी, भीम सिंह, राज्यवर्धन सिंह मोस्ट इंपोर्टेंट, अपूर्वी चंदेला मोस्ट इंपोर्टेंट, घीसालाल यादव, दिव्यांश सिंह पवार, विनय प्रताप सिंह, और ये करनी सिंह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, महावीर सिंह, भंवरलाल ढाका, सगुन चौधरी, ये भी इंपोर्टेंट है, आत्मिका चौधरी, ओम प्रकाश चौधरी और महेंद्र सिंह रावल। अब देखो जो इंपोर्टेंट है, मान के चलना, मैं उनकी कुछ डिटेल भी आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है ना, तो वहां पे चिंता करनी। जैसे राज्यवर्धन सिंह है, तो आप लोगों को पता है निशानेबाजी के अंदर इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और वर्तमान में ये जयपुर ग्रामीण से सांसद भी है, तो बीजेपी के सांसद है। तो अपन कुछ डिटेल लेते हुए चलेंगे, वो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर बात करें साथियों पैरा एथलीट। ठीक है, पैरा एथलीट यानी कि कहीं ना कहीं दिव्यांग है और वो खेल में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके लिए अलग से प्रतियोगिताएं आयोजित होती है, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है देवेंद्र झांझड़िया, सुंदर सिंह गुर्जर, कृष्णा नागर, ये भी इंपोर्टेंट है, अवनी लेखरा मोस्ट इंपोर्टेंट, सुमन ढाका, महेश नेहरा, जगसीर सिंह, ये प्रश्न अभी हाल ही में बना था, संदीप सिंह मान। अब देखो प्रश्न सीधा जगसीर सिंह कौन से खेल से संबंधित है ये पूछा था। ठीक है, एथलीट है, एथलेटिक्स पैरा एथलीट है, तो ये डायरेक्ट प्रश्न बनने वाले यहां से ऐसे बनते हैं। फिर बात करें साथियों बैडमिंटन की, तो सुधीर शर्मा, यजवेंद्र सिंह, विक्रम सिंह पवार, अभिनव शर्मा, जो पैरा बैडमिंटन से संबंधित है, अभिनव शर्मा पैरा बैडमिंटन से संबंधित है।
फिर और देखो खेल खिलाड़ी इतना है मतलब एक जब मैं स्लाइड बना तो तुम्हारे दिमाग में एक मतलब वो थो कि भाई थोड़ा याद क्यों न करें, भाई बच्चे याद कैसे करेंगे, इतने सारे नाम। हमारे लिए आसान है बताना, हमने भाई स्लाइड पे लिख दिए और पढ़ना है, करना क्या है आखिर में। अब भाई मुश्किल तो उसके लिए है ना जो याद करेगा इसे, तो ये याद कैसे रखे जाए, इसका कोई मतलब तोड़ ही नहीं है। अब कोई कहे कि सर ट्रिक्स बता दो, इतने नामों की क्या ट्रिक्स बताए साथियों आपको, ये ट्रिक भी इतनी याद करनी कोई वो नहीं है, आप याद भी नहीं कर पाओगे, और वो फिर मिक्स हो जाएगी। तो इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करती, इसमें तो बस यही है बार बार नाम को देखो और मुख्य मुख्य नाम याद रखो और अभ्यास करो, बस ये इसमें हो सकता है। बाकी इसमें क्या करोगे आप, इसका कोई पक्का तोड़ नहीं है। तो मान लीजिए एक सवाल आएगा ज्यादा से ज्यादा, मुख्य मुख्य याद करने हैं, एक आ जाएगा आपने अपने हो जाएगा, बढ़िया है। नहीं तो एक सवाल के पीछे अपन बाकी दूसरा सारा डिस्टर्ब थोड़ी कर सकते हैं, जहां से बहुत अच्छी चीजें याद होती है, जहां से प्रश्न ज्यादा बनते हैं वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो ये डिसीजन आप लोगों को लेना है ना, कि कौन से टॉपिक पे कितना जोर देना चाहिए। जो याद नहीं हो रहा उसमें समय ज्यादा नहीं गंवाना है। बास्केटबॉल से संबंधित तो राजस्थान का राज्य खेल है, 1948 के अंदर। अब ये प्रतीक चिन्ह भी है, ठीक है ना, प्रतीक चिन्ह वाले टॉपिक में भी है, 1948 में बास्केटबॉल को राज्य खेल घोषित किया। खुशीराम, सुरेंद्र कुमार कटारिया, हनुमान सिंह, अजमेर सिंह, महिपाल सिंह, राधेश्याम, लक्ष्मण सिंह तंवर, भंवर सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, सत्य प्रकाश, महेंद्र सिंह, राजकुमार, राम कुमार, अशोक कुमार गहलावत, सालू शर्मा, वीरेंद्र जोशी, पंकज मलिक, लोकेश यादव। मुझे भी यदि इस क्लास के बाद में डायरेक्ट यदि पूछ ले कोई कि गुरुजी थे पढ़ाई हो ना वो खिलाड़ी क्यों रिलेटेड है, तो मुझे भी सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत ही याद हो जाए, ये थोड़ा सा देख लेना। वॉलीबॉल से संबंधित श्याम सुंदर राव, सुरेश मिश्रा, आर के पुरोहित, राम प्रसाद टेलर, अशोक चौधरी, रमा पांडे, प्रभाकर राजू, रामावतार सिंह, मालती चौहान, सुशील कुमार, और ये ग्रीन पेन से लिखे हुए दिलीप कोईवाल और लवमीत कटारिया, ये सारे वॉलीबॉल से संबंधित। बात करें क्रिकेट, तो क्रिकेट वाले तो फिर भी विद्यार्थियों को याद भी हो जाए, लेकिन ये नाम आपने पहले ऊपर जो लिखे हैं वो पुराने खिलाड़ी या तो पढ़े नहीं होंगे इतने, या इतने वो आगे मतलब इंटरनेशनल लेवल पर या कहीं नजरों में नहीं आए इतने, इसलिए ध्यान भी नहीं जाता। सलीम दुर्रानी, चलो ये तो फिर भी पढ़ने में आता है। किशोरी लाल यादव, विजय मांजरेकर, ठीक है, पार्थ सारथी शर्मा, राजनारायण शर्मा, प्रदीप सुंदरम, हीरानंद, गगन खोड़ा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है, अनूप दवे, रवि बिश्नोई, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो लेटेस्ट खिलाड़ी, ये सभी ध्यान है, जोधपुर के हैं और स्पिनर है, और बेहद शानदार प्रदर्शन, ये पहले किंग्स 11 पंजाब से भी खेल चुके हैं। फिर विनीत सक्सेना, महिपाल लोमरोड, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आईपीएल खेलते हैं, ठीक है। खलील अहमद जो टोंक से है, फास्ट गेंदबाज है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कमलेश नागरकोटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे मिताली राज है वगैरह, तो ये सारे और भी है, ठीक है। अपने दीपक चाहर, राहुल चहर धौलपुर से संबंधित है। मूल रूप से तो यहाँ रहते तो नहीं है, लेकिन उनका संबंध यहाँ से रहा है, तो वो भी थोड़े से अपन को ध्यान में रखना है। अब देखो आज की क्लास में है इतना ही मैटर, लेकिन जो याद कर ले तो समझो ये सब खिलाड़ी सबने याद नहीं रहना, तो इसमें ज्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ना जरूरी है, मुख्य मुख्य चीजें भी पढ़ेंगे। अब कल की क्लास में मैं कुछ और खेल से संबंधित खिलाड़ी भी बताऊंगा आपको, और प्रमुख खिलाड़ियों के रिलेटेड इंपॉर्टेंट तथ्य भी बताऊंगा। लेकिन आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि हाँ सर क्लास जो है कंसेप्चुअल चलने दे या वो फैक्चुअल पे आ जाए, जैसा कि कुछ विद्यार्थी चाह रहे हैं कि सर जैसा वन लाइनर में ऐसा है, फिर क्लास में अच्छी डिटेल कहीं कहीं ज्यादा मिलती है, कहीं कम भी मिलती है। सभी की अपनी अहमियत है, आप बता देना कि जैसा चल रहा है उतना बढ़िया है या कुछ चेंज किया। देखो चेंज आप लोगों के लिए हो सकता है पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो, तो कोशिश ये करना कि हम जैसा जो देखो हमारे शिक्षकों की भी ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, तो हमारे ऊपर छोड़ दोगे तो हम अपनी तरफ से बेस्ट देने की करेंगे। लेकिन आप चाहे नहीं सर ऐसे नहीं ऐसे, तो कर देंगे हम, तो क्या क्लास ऐसे भी दे रहे हैं ऐसे भी दे रहे हैं, वो है बात अलग है। कि आपको किसी कोचिंग में कहीं किसी तरीके से पढ़ाया हो वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं किसी के भी कोर्स नहीं देखता हूं, मैं किसी को मना भी नहीं करता हूं कि आपको कहीं कोचिंग नहीं करनी चाहिए। जरूरत होती है तो करनी भी पड़ती है भाई, जरूरत होती है। सिर्फ कोचिंग वाले मान लो फीस लेके उनका ही फायदा थोड़ी है, किसी विद्यार्थी को जरूरत होगी तभी तो वो कोचिंग करेगा। तो दोनों हाथ से ताली बजती है, सिर्फ कोचिंग वालों को भी दोष देना मतलब नहीं है, वो उनका काम बिल्कुल शिद्दत से कर रहे हैं। आपको जरूरत होगी तभी आप कोर्स परचेज करोगे। हमारा काम, हमें जरूरत नहीं है फीस रखने की, तो हम हमारा काम ऐसे कर रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हम कर रहे हैं तो कोचिंग वाले गलत कर रहे हैं।
मैं किसी की बुराई तो करूंगा नहीं, वो उनका काम है, बहुत शिद्दत से कर रहे हैं, उसमें भी मेहनत लगती है। सारी चीजें हैं साथियों, अपने अपने नजरिए की बात है। बता देना आपकी क्लासेस कैसे आगे कंटिन्यू रखनी है, ठीक है। इतने सी संदेश के साथ में आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।